चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में आज कंटिन्यूएशन में है डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 1 में हमने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसमें 7 फंडामेंटल प्लस 2 ऑक्सिलरी फंडामेंटल 9 क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में समझा था और कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीखा था। डायमेंशन एनालिसिस की जो 3 प्राइमरी एप्लीकेशन है जिसमें फार्मूला डिराइव करना, फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करना, अगर गिवन कोई फार्मूला है तो सही है या नहीं, और तीसरा यूनिट का कन्वर्जन। उसमें से एक पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। आज सेकंड पार्ट में हम लोग करेक्टनेस को चेक करेंगे, यूनिट के कन्वर्जन में डायमेंशन की हेल्प देखेंगे, साथ में डायमेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हो उसको जानेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हैं उसको देखेंगे, और साथ में जानेंगे कि उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, क्या लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, उसके बारे में भी जानेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, साथ में रिलेटेड एग्जाम्पल्स और पीवाईक्यूज तो हैं ही। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू होगी चेकिंग करेक्टनेस के साथ। करेक्टनेस का सेंस ये है कि अगर कोई फार्मूला आपको पता है, कोई भी फार्मूला, जैसे अगर कोई फार्मूला डिस्टेंस को लेकर के है तो आपको पता है कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ। तो कोई भी फार्मूला डिस्टेंस की हो उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो है स्पीड इनटू टाइम। अब क्या ये फार्मूला करेक्ट है? तो आप डायमेंशन देख लीजिए, लिखिए इसकी। जैसे स्पीड की डायमेंशन लिखेंगे तो आपको पता है स्पीड का मतलब होता है एल बाई टी, और टाइम की डायमेंशन है टी, तो टी से टी गया तो बचा क्या, एल। इसका मतलब डायमेंशनली ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपने देखा कि जब किसी फार्मूला को चेक करना हो तो ये बहुत काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया फोर्स है, कोई क्वांटिटी फोर्स है, अब फोर्स का फार्मूला आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी डायमेंशन अगर देखें तो आपको पता है mlt माइनस 2। तो चाहे फोर्स का कोई भी फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला, उस फार्मूले की डायमेंशन अगर mlt पे माइनस 2 है तो वो फोर्स होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको LHS RHS दोनों की डायमेंशन चेक कर लेनी है। बहुत ही पॉपुलर अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें अक्सर लिखा हुआ है कि सपोज अगर मैं लिखूं mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो क्या ये रिलेशन सही है? आप लोगों की बेसिक नॉलेज के हिसाब से तो आप कह सकते हो कि हाँ सही है, हमें पता है दोनों एनर्जीज के फार्मूलाज हैं। अगर आप डायमेंशनली इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए। लेफ्ट हैंड साइड है mgh, आप चाहें तो मास की डायमेंशन m है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में करी थी lt के ऊपर माइनस 2, और ये हाइट है, हाइट की डायमेंशन होती है l। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ m एक बार आ रहा है, l यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो l का स्क्वायर लिखा जा सकता है 112, और t की पावर कितना लिखा हुआ है, माइनस 2। तो ये कहीं ना कहीं डायमेंशन ऑफ mgh आ गया। आपको पहले से पता है कि mgh एनर्जी का इक्विवेलेंस है और एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर t के ऊपर माइनस 2 होता है, तो कहीं ना कहीं ये डायमेंशन यहाँ आ गया है। अब LHS आपने ऐसे लिख लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसे क्वेश्चंस करने का। अब मान लिया इसी सेम न्यूमेरिकल में RHS की अगर हम बात करें तो RHS में क्या है, अगर आप देखोगे तो RHS में mv स्क्वायर है, जिसमें से m की डायमेंशन तो कैपिटल M ही लिखोगे, और v का स्क्वायर है, v की डायमेंशन होती है lt की पावर माइनस 1 यानी l बाई टी, जानते ही हो आप। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो m l का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 इंटू 2 टी की पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो आपने देखा ये LHS है ml स्क्वायर टी पे माइनस 2, ये RHS है ml स्क्वायर टी के ऊपर माइनस 2। तो क्या LHS RHS के एग्जैक्टली इक्वल हो गया? इसका मतलब फार्मूला क्या है, करेक्ट है। तो आई होप आपको बेसिक बातचीत समझ आ गई कि कोई भी फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको LHS और RHS दोनों की डायमेंशन चेक करनी होती है। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फार्मूला रॉन्ग है। तो आई होप कि इस बात की आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली। कई बार इसी से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ जूल इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इन्होंने डायमेंशन को ही यूनिट के फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हमें पता है ये चीज सही ही होती है।
और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, यूनिट ये, और डायमेंशन एल टी के ऊपर -2, एल टी के ऊपर -2। अब पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बिलो, कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी क्या आप इसमें से वो फॉर्मूला जो गलत है उसको बाहर कर सकते हो, यानी रूल आउट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें चेक करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर जनरल नॉलेज है, या यूं समझते हो कि काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल। अगर मान लो आपको ये नहीं पता, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब ये दिया जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है आपको पता ही नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि इन्होंने पूछा है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी के लिए ये काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी के लिए इन्होंने यूनिट दे दी, तो यूनिट दे दी तो आप ध्यान से समझ सकते हो, आप यूनिट या फिर इसी के लिख सकते हो डायमेंशन, तो एम एल स्क्वायर टी के ऊपर -2, इन दोनों वर्जन्स में लिख सकते हो। यानी इन्होंने जो के दे रखा है वो एक काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी यूनिट दे रखी है, यानी कि उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो हर वो फॉर्मूला जिसकी डायमेंशन ये वाली होगी वो फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज जो बचेगा वो रूल आउट हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है एम स्क्वायर, तो पहला रिलेशन अगर हम देखें, फर्स्ट रिलेशन क्या है, एम स्क्वायर वी क्यूब। तो एम स्क्वायर अगर यूनिट में देखें तो लिख सकते हो किलोग्राम का स्क्वायर, और वी का स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2, और जबकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सिंगल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसमें स्क्वायर आ गया एक्स्ट्रा है, तो ये रूल आउट हो गया, यानी ये फॉर्मूला क्या हुआ, गलत हो गया। ऐसे ही अगर आप डायमेंशन के साथ लिखते तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर का आप जानते हो, या एम स्क्वायर आ जाता, एल स्क्वायर टी की पावर -2, इजंट इट। हालांकि ये क्यूब है, आई एम सॉरी, यहाँ क्यूब आ रहा है, तब तो और भी बड़ी गलती होगी। तो क्यूब आने का मतलब जो वेलोसिटी है कौन सी, मीटर पर सेकेंड, उसका क्यूब है, तो क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर मास का स्क्वायर और एल की पावर क्यूब और टाइम की पावर -3, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक क्लैरिटी मिली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर अभी हमने निकाला है, कांस्टेंट को हम नहीं देखते डायमेंशन में, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन हम पहले से निकाल चुके हैं, यही आता है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स को शो करता है, और इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का इक्विवेलेंस दिया है, और मास इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता है एम एल टी के ऊपर -2, तो ये भी फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आइए 3/16 एम वी स्क्वायर, तो 3/16 तो देखना नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, 3/16 तो देखना नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं देखना होता है, सिर्फ ये देखना होता है। अब ये एम वी स्क्वायर है, यहाँ भी एम वी स्क्वायर है, तो एम वी स्क्वायर का तो आपको पता ही है एम एल स्क्वायर टी पे -2 होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी से मैच कर जाता है, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ वन, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम ए, इसमें वैसे तो ये फॉर्मूला में थोड़ी प्रॉब्लम है, कैसे, एक तो ये एनर्जी है और ये फोर्स है, एनर्जी और फोर्स एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाऊंगा डायमेंशन में, जिसमें आप ये जानोगे कि कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में तभी जोड़ी जा सकती हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। प्रैक्टिकली सोचिए, कॉन्सेप्ट से सोचिए, अगर कोई कहे कि 2 किलोग्राम पानी में 4 किलोमीटर डिस्टेंस जोड़ दो, कितना हुआ, तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, 2 किलोग्राम में 2 किलोमीटर कैसे जोड़ा जा सकता है, किलोग्राम में तो किलोग्राम में ही जोड़ा जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 2 लीटर पानी में 2 घंटे जोड़ दो, कितना हुआ, तो क्या घंटे को यानी आर को लीटर पानी में जोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। तो जोड़ना या घटाना सिर्फ सेम डायमेंशन वालों के साथ ही पॉसिबल है, जो सिमिलर काइंड ऑफ डायमेंशन की क्वांटिटीज हैं उन्हीं में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये उसको वायलेट कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, डायमेंशनली ये दोनों अलग हैं, तो फोर्स को एनर्जी के साथ कैसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई अलाउड है, डिवाइड अलाउड है, पर जोड़ना घटाना अलाउड नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला क्या होगा, रूल आउट हो जाएगा। यानी कि आपने डायमेंशंस लिखा, चेक किया और करेक्टनेस बता दी, और साथ में एक दो बातें यहां और थी। तो बहुत ही बेसिक सा गेम है, जब भी कभी चेक करने को आएगा तो एलएचएस की डायमेंशन, आरएचएस की डायमेंशन, इन दोनों को लिखना है, चेक कर लेना है। इसके लिए बस आपको
कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे डायमेंशंस तो लर्न करेंगे ही। खैर, अब आइए इसके थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन की। ओके, एक सेकेंड होल्ड करिए। सॉरी। तो अगर हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें कि यूनिट कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, तो इसमें आपको एक कहानी समझनी है। यूनिट सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने अभी तक पढ़ा हुआ है तीन, एक तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीन तरीके की यूनिट सिस्टम पड़ी हुई है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम्स हैं जिसमें इंटरनेशनली इन तीन यूनिट्स को परमिशन मिली हुई है। यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस, फुट पाउंड एंड सेकंड। तो अभी क्या होता है, जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करना हो, तो दो उपाय है, या तो कॉमन सेंस लगाओ और या तो फिर डायमेंशन की हेल्प से एक्सटेंडेड मेथड यूज कर लो। कॉमन सेंस कैसे, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन। अब एक्स की वैल्यू बताओ आप। अब क्वेश्चन आता है ये डाइन क्या है, तो मैं आपको बताऊं ये जो डाइन है ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इसको थोड़ी और डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। अगर इसी को सीजीएस यूनिट, ये तो मीटर, मीटर का मतलब एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, तो प्रॉपर ये एमकेएस यूनिट है। सीजीएस में किलोग्राम को लिखना होगा तो लिखेंगे ग्राम, मीटर को लिखना होगा तो लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड में ही रहेगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरे क्वांटिटी को शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन और इस पूरे को शॉर्ट में कहते हैं डाइन। ये आपको ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है। जहां जहां किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको शॉर्ट में न्यूटन लिखा जा सकता है, जहां जहां ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको आप डाइन लिख सकते हो। डाइन एक सीजीएस यूनिट है। जैसे एनर्जी की एमकेएस यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है, ERG, अर्ग, ध्यान रखना है। ऐसे ही ये स्टोरी है किसकी, एमकेएस में और ये सीजीएस में। अब अगर 5 न्यूटन एक्स डाइन के बराबर पूछ लिया गया, 5 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, और आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले मैं कॉमन सेंस बताता हूं फिर फॉर्मूले पे आएंगे। तो जैसे 5 न्यूटन कहा जाए तो 5 न्यूटन का मतलब होगा 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 5 किलोग्राम, न्यूटन का मतलब समझिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसकी प्रॉपर वैल्यू। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो यूनिट्स के साथ 1 वैल्यू लगा लो, कॉफिशिएंट्स, ये तो अलाउड ही, ऐसा लगा सकते हो। अब क्या है कि कल को इसको सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करना होगा तो यहां लिखना पड़ेगा 1000, किसकी जगह किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है, यहां लिख देंगे ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, और सेकंड को सेकंड में ही रहने देना है। तो आप क्या देख रहे हैं, 5 इंटू 3 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप डाइन। तो आपने देखा कॉमन सेंस से वैल्यू मिल चुकी है, कॉमन सेंस से हमारे को वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली, वैल्यू मिली 5 इंटू 10⁵। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास पूछा जा रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो आप लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। या फिर आपसे पूछा रहा है 5 न्यूटन इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ डाइन। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है, ये कहानी तो कॉमन सेंस से ही आ गई बिना किसी प्रॉब्लम के। पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां आपको थोड़ी जरूरत पड़ती है स्पेशल स्किल की, आपको स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं और नोट कर ली हैं जो आपको
क्लैरिटी के साथ समझ आया। अब खैर जो स्पेशल स्किल है उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसकी बात मैं करता हूं। कई बार क्या होता है कि जब हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। जैसे कल को मान लो किसी ने कोई यूनिट बना दी, जैसे मैंने अपनी कोई MKS CGS FPS के अलावा अपनी कोई यूनिट सिस्टम बना दी, शाम्स यूनिट सिस्टम, और उसमें मैंने मास की कोई क्वांटिटी बना दी MS, कोई भी क्वांटिटी, और टाइम की बना दी और डिस्टेंस की बना दी, और फिर मैं कह रहा हूं कि जब वर्क डन इतने जूल का हुआ है तो मेरे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क डन कितने का हुआ होगा, मैं उसका एग्जांपल दूंगा, अवरी ना हूं। बस जब कोई और आ जाता है तो आपको थोड़ी टिपिकलिटी हो जाती है कॉमन सेंस लगाने में, इसीलिए आपको कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। तो अब वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से फॉलो करना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि जब भी यूनिट कन्वर्जन करते हैं वाइल कन्वर्जन, तो आपको एक बात पता होनी बड़ी जरूरी है। क्या? कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर उसकी यूनिट का अमाउंट देखें तो अगर उसको दूसरे यूनिट सिस्टम में रखोगे, मान लो N2 दूसरी यूनिट, तो क्वांटिटी सेम ही होगी। ये शो करेगा किसको? क्वांटिटी Q को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन से स्टेटमेंट से क्या कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मान लिया कोई क्वांटिटी है 5 किलोग्राम, ये क्वांटिटी है। तो अगर मैं इस किलोग्राम की जगह ग्राम रख दूं तो इस 5 की जगह मुझे 5000 लिखना पड़ेगा, 5000 ग्राम। लेकिन क्या क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ? क्या इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग है क्या? तो आई होप आप समझ गए खेल। जब आप किसी को दूसरे यूनिट में लिखते हो तो बेसिक क्वांटिटी सेम रहती है, क्वांटिटी में चेंज नहीं होती। बस जैसे ही यूनिट बदलते हो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 है। इसका मतलब जब यूनिट कन्वर्जन या कोई भी कन्वर्जन हो रहा होता है यूनिट सिस्टम का, तो N1 U1 ठीक बराबर होता है N2 U2 के। ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे टेस्ट में और एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि वाइल कन्वर्जन बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने इस लेवल को अच्छे से सोचा नहीं हुआ है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मान लो पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया N1 इंटू N2 इज इक्वल टू U1 इंटू U2, ये वाला दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन दे दिया N1 U2 इज इक्वल टू N2 U1, और ऐसे ही दे दिया N1 बाई N2 इज इक्वल टू U1 बाई U2। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो सही ऑप्शन ये वाला है, सेकेंड वन। लेकिन अब ये है कि इस बात के ऊपर आपने ध्यान दिया हो तभी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो व्हाट आई मीन कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में आप चीजों को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो N1 U1 ठीक बराबर होगा किसके? N2 टाइम्स ऑफ U2 के। और स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपने ये वाली कहानी बिल्कुल अच्छे से लर्न करी हुई है। तो ओवरऑल चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को, स्टोरी को। यानी कि यूनिट कन्वर्जन में जो सबसे पहली और बेसिक बात आप समझ गए वो ये है कि N1 U1 ठीक बराबर होगा किस चीज के? N2 टाइम्स ऑफ U2 के। अब इसी स्टेटमेंट को मैं इस यूनिट को थोड़ा और एडवांस करूं और इस यूनिट की जगह डायमेंशन रिप्लेस कर दूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N1, और मान लिया जो यूनिट है उसकी अगर डायमेंशन लिखें तो मान लेते हैं डायमेंशन है M L और T और तीनों की पावर ABC है, ऐसा मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है? ABC हमें नहीं पता एग्जैक्ट कौन सी क्वांटिटी है। मान लेते हैं जो यूनिट है अगर उसकी डायमेंशन बनाएं तो वो डायमेंशन आता है M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। स्टैंडर्ड MLT लेते हैं इसलिए मैं इन तीनों को ले रहा हूं। ऐसे ही आप N2 के साथ लिख सकते हो, इस यूनिट की भी डायमेंशन सेम ही होगी, M टू द पावर A, L टू द पावर B और T टू द पावर C। डायमेंशन में तो कोई चेंज होता नहीं है। मैं बस एक काम हम लोग यहां करते हैं, जैसे मास SI में या MKS में मास किलोग्राम में है तो CGS में मास ग्राम में है, तो बस मास तो मास ही है, पावर भी सेम रहेगी लेकिन उसका वर्जन चेंज हो जाएगा। जैसे कहीं किलोग्राम है कहीं ग्राम है, तो इसीलिए इसको मैं मान लेता हूं M1
L यहाँ अपने दूसरे वर्जन में है और यहाँ जो टाइम का वर्जन है वो T1 मान लेते हैं। ऐसे ही जो सेकेंड यूनिट में है M2, L2 और T2, मतलब जो टाइम के बदले हुए वर्जन्स हैं उनको मैं एक अलग सिंबल दे देता हूँ, M1 T1, L1 T1, M2 L2 T2 से रिस्पेक्टिवली। इसका फायदा क्या होगा और इससे क्वेश्चन कैसे खूबसूरत बनेगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। मान लो आपको ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, आपको N2 निकालना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को याद करिए, मैंने कहा था 5 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, यानी आपको N2 निकालना था, सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी सपोज। तो इसको मान लेते N2। तो कभी अगर N2 निकालना हो तो क्या N2 का फॉर्मूला बनेगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो N2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू N1 और लिख सकते हैं M1 अपॉन M2। ये M2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और पावर तो ए ही रहेगी क्योंकि सेम पावर है, डायमेंशन में तो चेंज होना नहीं है। ऐसे ही लिख सकते हो आप L1 अपॉन L2 टू द पावर B और ऐसे ही लिख सकते हो T1 अपॉन T2 टू द पावर C। आप ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है डायमेंशन की हेल्प से, यूनिट का शानदार फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे आप आराम से कोई भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हो रही है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया आपसे यही वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है न्यूटन को एक्स टाइम में कन्वर्ट करो और इसको इस मेथड से कन्वर्ट करो। तो अब न्यूटन की डायमेंशन आपको पता है, न्यूटन है MKS में और इसको कन्वर्ट करना है किस में, CGS में। तो MKS और CGS में जो मास होता है, मास की यहां यूनिट किलोग्राम होती है, चाहो तो आप 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम। ऐसे ही यहां जो लेंथ है L1 उसको लिख सकते हैं 1 मीटर और टाइम लिख सकते हैं 1 सेकेंड। अब हमें कन्वर्ट करना है CGS में। CGS में जो मास होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम है, जिसको आप 1 ग्राम मान सकते हो। L2 को आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ T2 तो यहां 1 सेकेंड ही है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। अब M1 L1 और T1 M2 L2 T2 की वैल्यूज पता लग गई। 1 1 1 इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड मीटर इसकी यूनिट है, उसके साथ जनरलाइज कोफिशिएंट 1 लगा दिया। किसी किसी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू चेंज भी होगी, अभी अगले एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस एग्जाम्पल में x निकालना हो तो x के लिए जो फॉर्मूला यानी N2 निकालना हो तो N1 की वैल्यू यहाँ 5 है, तो लिख सकते हैं M1 अपॉन L1। अब M1 की वैल्यू क्या है, तो 1 kg और अपॉन 1 ग्राम। ठीक है, अभी पावर की डिस्कशन करूंगा मैं। ऐसे ही जरा लेंथ पे आ जाइए। L1 की वैल्यू क्या है, 1 मीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। और ऐसे ही टाइम का देखिए तो ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन आता है कि पावर क्या लेंगे, तो पावर के लिए आपको बेसिक डायमेंशन देखनी पड़ेगी। जैसे ये क्वांटिटी न्यूटन है, न्यूटन किसको शो करता है, न्यूटन शो करता है फोर्स को। तो फोर्स का मतलब है फोर्स की जो जनरल डायमेंशन होती है वो होती है mLT के ऊपर -2, यानी मास की पावर 1 है तो आपको यहां लगा देना है 1 जो स्टैंडर्ड होता है। आपको क्वांटिटी देख करके आइडिया तो लग ही जाना है कि क्वांटिटी क्या है, तो उसकी जितनी भी पावर है उसको आपको यहां लगा देना है। ऐसी L की पावर भी आपको 1 दिख रही है तो यहां 1 लगा देना है, और ऐसे ही T की पावर -2 दिख रही है तो यहां -2 लगा देना है। तो ये सारी कहानी हो गई, आपने सारी वैल्यू फॉर्मूले में सेट कर दी। MKS से CGS में करना था तो MKS की स्टैंडर्ड लिख दी, CGS की स्टैंडर्ड लिख दी, डिवाइड कर दिया। और अभी हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 5, 1 किलोग्राम को ग्राम में लिख लो तो आप लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और पावर 1 है। ऐसे ही 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख लो। क्यों लिख रहे, इसलिए लिख रहे ताकि हमारे को तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो यूनिट तो चाहिए ही नहीं, तो यूनिट को काट देंगे। अब काटने के लिए आपको वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया और सेकंड से सेकंड तो पहले ही गया। तो x इज इक्वल टू कितना बचा, 5 इंटू यहाँ बचा है 30, यहाँ बचा है 20
और 1 की पावर -2 तो 1 ही होता है, तो 3 और 2 यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। क्या यही वैल्यू हमने वहां से निकाली थी? तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि कितना आसान है फॉर्मूला वाइज देखना। आपको फिर भी लग रहा होगा कि चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि आपने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको कि हमें याद रखना है। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 यूनिट कन्वर्जन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें हम पहले यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम वाले को डिवाइड कर देंगे, लेकिन इससे तो ज़्यादा आसान इस न्यूमेरिकल में आपको तब फील नहीं आया होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कोई कॉमन सेंस वाला तरीका था वो ज़्यादा अच्छा था। मतलब बहुत बार मैंने देखा है नॉर्मली बच्चों को वो मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिलाता हूँ जिसमें आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि प्रैक्टिकली ये भी हमारे बहुत काम का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ बेसिकली काम आएगा। तो इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। अब सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने अपना ही कोई यूनिट सिस्टम बनाया है, शाम्स यूनिट सिस्टम। आप ध्यान से समझिए क्योंकि असली खेल यहां है। मान लो मैंने अपनी यूनिट सिस्टम बना दी जिसमें मैंने मास की जो यूनिट ली वो है ms, या शाम्स मास sm दे देता हूं। ऐसे ही जो लेंथ की यूनिट है वो है SL, और जो टाइम की यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम, वो ST। ये 3 यूनिट है मेरी अपनी, मैंने बनाई है। मैं मास को हमेशा SM में दिखाता हूं, SL दिखाता हूं। अब एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 10 किलोग्राम को मैं 1 SM कहता हूं। मतलब मेरे यूनिट सिस्टम में 1 SM की जो वैल्यू है वो 10 किलोग्राम के बराबर है। ऐसे ही जो 1 SL है वो कहीं ना कहीं बराबर है 10 मीटर के, और टाइम जो है वो कहीं ना कहीं 1 आवर या फिर 10 आवर या फिर 10 सेकेंड मान लो, 10 सेकेंड के बराबर मेरा क्या है 1 ST। यानी 1 ST बराबर है किस चीज के? 10 सेकेंड्स के। मतलब मैं एवरी 10 सेकेंड को एक SM मानता हूं जो मैंने यूनिट बनाई हुई है। आई होप आपको समझ आया कि जैसे क्विंटल नहीं होता, 100 किलो के 1 क्विंटल कह दिया जाता है, तो ऐसे ही मैंने 10 किलोग्राम को एक SM कह दिया। मैंने अपनी एक यूनिट सिस्टम बनाई है SM। ऐसे ही SL 10 मीटर को और ST 10 सेकेंड को। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब मेरे यूनिट सिस्टम में, सोचने वाली बात है कि जब मेरे यूनिट सिस्टम में, आप ध्यान से समझिएगा, ऐसा हो रहा होगा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा समझिए, जब मेरे यूनिट सिस्टम में हो रहा है व्हेन देयर इज और सपोज की वर्क डन की जो यूनिट है वो है SW। सपोज जो मेरे यूनिट सिस्टम में वर्क डन है वो SW है, तो जब व्हेन देयर इज 10 SW, मेरे वर्क डन SW 10 हो रहा होगा, फाइंड इक्विवेलेंट वर्क डन इन जूल, यानी कितने जूल का काम हुआ आपको ये बताना है। आई होप आपको समझ आ गई बात कि मैंने कहा कि देखो मैंने 10 SW का काम किया है। अब 10 SW कितने जूल के बराबर है आपसे कह दिया जाए कि इसको जूल में कन्वर्ट करो, आप समझ रहे हैं? यानी आपको दिया है SW और आपको निकालना है जूल। इसका मतलब कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। SM SL ST और ये मेरा यूनिट सिस्टम है और इक्विवेलेंस भी मैंने दे रखा है। तो इस वैल्यू को आप चाहो तो M1 लिख सकते हो और इस वैल्यू को आप चाहो तो M2 लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको कैसे भी, जैसे नए यूनिट सिस्टम से MKS से CGS में निकालना है तो आप यहां चाहो तो इस पूरे एंटायर वैल्यू को अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो मैंने क्या कहा, आपको अब क्या करना है, आपको शाम्स यूनिट सिस्टम से SUS को कन्वर्ट करना है MKS में। तो अभी क्या होगा, MKS में तो अभी भी जो मास है जिसको मैं M2 मान लेता हूं वो 1 किलोग्राम है, जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। लेकिन SUS में ऐसा नहीं है। SUS में जो 1 यूनिट है यानी जो मास है वो किसके बराबर है,
तो आंसर इज 10 kg। है वो 1 sm, मैं चाहूँ तो यहाँ 1 sm लिखूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली 1 sm का कन्वर्जन लिख देता हूँ। 1 sm कितने के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 10 kg के बराबर। ऐसे ही यहाँ M2 की वैल्यू 1 SL होगी। 1 SL अल्टीमेटली किसके बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 मीटर, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब वैल्यू रखेंगे तो डिडक्शन करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ लिख दिया 10 मीटर। ऐसे ही जो L2 है, सॉरी ये तो L2 आ गया, L1 सॉरी, और जो T1 है वो है 1 ST, और 1 ST 10 सेकेंड के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10S। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा, SUS और MKS दोनों का कन्वर्जन लिख दिया कि मास की क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कौन किसके बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सजा दिया है। अब निकालना वर्क डन यानी कि एनर्जी है, तो एक और चीज की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, और वो होगी एनर्जी के डायमेंशन की। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t के ऊपर -2, यानी ABC की वैल्यू पता लग गई। A की वैल्यू कितनी है 1, मतलब मास की पावर कितनी है 1। ऐसे ही B की वैल्यू है 2, यानी L की पावर 2, एंड C की वैल्यू है -2। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमें सारी बात पता लग चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि अब मेन फॉर्मूले में कैसे रखें और इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। मैं इसको दोबारा यहाँ ऊपर करके दिखाता हूँ। सो N2 का फॉर्मूला हो जाएगा N1। फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था M1 अपॉन M2 टू द पावर A, और L1 अपॉन L2 टू द पावर B, एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब N1 की वैल्यू 10 SW है, तो मैं यहां लिख देता हूं 10, और मास 1 आपको कहीं ना कहीं क्लियर है। मास 1 हमने कौन सा लिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो M1 में हमने लिया है 10 kg, तो 10 M1 की वैल्यू हमें क्या लेनी है 10 डिवाइड बाई 1, तो यहां ले लेते हैं 10 डिवाइड बाई ये 10 kg, और MKS में स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 kg, और मास की पावर तो 1 ही है। ऐसे ही आ जाइए लेंथ के ऊपर। लेंथ में स्टैंडर्ड है 1 ml SL, 1 SL, और 1 SL की वैल्यू कितनी है 10 मीटर के बराबर, और यहां MKS में तो स्टैंडर्ड मीटर ही होता है, तो यहां मीटर लिख देंगे, और पावर ml² आता है तो पावर तो 2 रखनी ही है। ऐसे ही टाइम का देखें तो T1 है 1 ST, और 1 ST इक्विवेलेंट है 10 सेकेंड के। मैं एक स्टेप बस खा रहा हूं, रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहां 1 ST लिखना चाहिए, और बाद में 1 ST की वैल्यू जो नोन वैल्यू है वो प्लेस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको समझ आ गया इसलिए मैंने यहां 1 ST को रिप्लेस कर दिया सीधा 10 सेकेंड के साथ, और यहां पावर लगा देंगे -2 की। बस इतना सा खेल था। तो क्योंकि हमें 10 SW पता थी और इन वैल्यूज को रख दी, तो अब केजी से केजी काट दो, मीटर से मीटर, और सेकंड से सेकंड। अब जरा वैल्यू देखिए क्या आया। तो N2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू कितना 10, यहां 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, यानी 10 की पावर 2, और यहां 10 की पावर -2 है, यानी 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100। तो 100 से 100 सीधा काट दिया, तो N2 की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, तो आई होप आपको समझ आया 10 जूल के। यानी आपने क्या देखा, एक बार फिर से कह देता हूं कि ये 10 की पावर 1 10 kg 10 मीटर स्क्वायर, और यहां सेकेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, 10 SW एग्जैक्टली 10 जूल के बराबर कैसे हुआ, क्योंकि मास और लेंथ तो बढ़ा ही, साथ में टाइम और बढ़ गया। अगर टाइम सेम रहता तो ज्यादा वर्क डन आता, जूल में वैल्यू ज्यादा होती, पर इन्होंने टाइम को भी ज्यादा मान लिया है, और टाइम यहां स्क्वायर के डिवीजन में होता है, इसीलिए जब टाइम ओवरऑल डिडक्ट हुआ तो अमाउंट सेम आ गया। तो आई होप आपको पता लगा। अगर ये टाइम वाला फैक्टर नहीं होता, 1 ST भी 1 सेकेंड के बराबर होती, शाम्स यूनिट में भी 1 सेकेंड, टाइम की बेसिक यूनिट 1 सेकेंड ही होती, तो 10 इंटू 10 100, और इंटू दिस 10 आपको पता है 1000 जूल के इक्वलेंट हो जाता। लेकिन यहां क्योंकि टाइम भी मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका स्क्वायर हुआ, और ये 10 से 10 कट गया, 10 इंटू 10, एक सेकेंड यहां कुछ गड़बड़ी हुई है, ये 10 का स्क्वायर 100, और ये 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कटा, यहां बचा था 10, और 10 इंटू 10 आई एम सॉरी, ये आ गया 100 जूल। 100 जूल यानी N2 की वैल्यू
जब वहां यानी कि 1 SW किसके बराबर है, 100 जूल की। एक बार फिर समझिए, क्योंकि यहाँ टाइम का भी एड ऑन हुआ है, इसीलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई हैं, इसीलिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आया। इवन मास 10 टाइम्स को हमने 1 माना था, 10 टाइम्स डिस्टेंस को भी 1 माना था, उसके बावजूद ये कोई बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं हुआ, क्योंकि टाइम भी ज्यादा था, तो ये क्वांटिटी इससे कट गई। अगर टाइम 1 नहीं होती तो फिर ये स्क्वायर टाइम्स और ज्यादा 1000 या 10,000 टाइम्स हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो गई, सिर्फ मास का जो 10 टाइम्स है वो ही इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो अल्टीमेटली कितना हुआ है, 100 जूल आया। तो आई होप आपको समझ आ गया कि अगर 10 टाइम्स मास को 1 मान रहे, 10 टाइम्स डिस्टेंस को 1 मान रहे और 10 टाइम्स सेकंड को भी 1 मान रहे, तो ऐसे में जो वर्क डन होता है वो अल्टीमेटली कितना हो जाता है, जितने टाइम्स मास बढ़ा। यानी यहाँ जो मास 10 टाइम्स बढ़ा है तो ये 10 टाइम्स करके जूल आ गया, यानी 100 जूल की एनर्जी 1 SW के बराबर है। तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई कि जब भी यूनिट कन्वर्जन करना हो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में एक यूनिट सिस्टम गिवन था कि एस शाम्स यूनिट है और SM SL ST और SW ये 4 यूनिट है और MKS में कन्वर्ट करना है, और इक्विवेलेंस भी दिया हुआ था कि 1 SM 10 किलोग्राम के बराबर है, SL 10 और दिस। तो आप उसको MKS में कन्वर्ट करो, यानी इक्विवेलेंस जूल बताओ। तो मैंने सबको लिख लिया है उनकी इक्विवेलेंस को, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से, तो ये डायमेंशन लिख दिया था यूनिट को, और डिवीजन में बेसिक डायमेंशंस की पावर लिख दी थी और वैल्यू रख करके काटा, और फिर हमने कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल ली। तो इतना टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा विजुलाइज करोगे तो कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताना, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो बताना, नंबर आपको पता ही है, आप डायरेक्टली उससे पूछ भी सकते हो। तो खैर आई होप कि आपको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन का एक तरीका पता लगा। दूसरा कॉमन सेंस से अगर आप लगा पाते हो तो दी बेस्ट है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपको आई होप समझ आई। अब बढ़ते हैं तीसरी कॉन्सेप्ट की तरफ, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, और इवन इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया है आपको। क्या बताया है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज तभी एक दूसरे के साथ जोड़ी जा सकती हैं जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अभी जैसे एग्जांपल बताया मैंने क्या, कि जैसे 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम और जोड़ोगे 2 किलोग्राम हो जाएगा, पर 1 किलोग्राम में 1 R जोड़ करके कुछ 2 या समथिंग नहीं हो सकता। किलोग्राम के साथ टाइम को नहीं जोड़ा जा सकता, इवन डिस्टेंस के साथ टाइम नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 R जोड़ो तो बताओ कितना होता है, नहीं हो सकता। या 5 किलोमीटर में से 1 R घटा दिया तो कितना बचा, नहीं हो सकता। 5 R में से 1 R घटाओगे, यानी जोड़ना या घटाना सिर्फ सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज के साथ ही हो सकता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो डिस्टेंस के साथ अगर मैं कह रहा हूं x प्लस वाई, तो इसका मतलब x और y दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम डायमेंशन है। इसका ध्यान रखिएगा। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर विच हैव सेम डायमेंशन। इस लाइन को ध्यान रखना है, और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कोई भी दो क्वांटिटीज अगर जुड़ी हैं तो उनकी डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है तो कॉमन सेंस है, अगर a डिस्टेंस है तो b भी 100% क्या होगी, डिस्टेंस ही होगी। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा कहता है। तो इसको ध्यान रखना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता लगी। अब इसकी सीधी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको थोड़ा फील आएगा और चीजें होंगी। तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेस गिवन बाई वंडरवॉल इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट जेई के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन 2024 में आया है, जिसमें लिखा हुआ है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और v माइनस एन बी और इज इक्वल टू आर टी, और पूछा है कि सारी क्वांटिटीज हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, और ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ मोल है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये सब कुछ दिया हुआ है। और पूछा है कि आप ए बाई बी स्क्वायर की
इक्विवेलेंस किसके है वो बताओ। ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया था, उसमें उन्होंने a बाई बी पूछा हुआ था। तो यहाँ a बाई बी स्क्वायर है और बात वही है 2024 में, बस इतना चेंज किया कि b की जगह बी स्क्वायर कर लिया। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अगर p प्रेशर है और p के साथ ये क्वांटिटी जुड़ी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये और ये डायमेंशन सेम होगी? यानी जो p की डायमेंशन होगी डायमेंशनल के मामले में, क्या a बाई वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? ये सिर्फ डायमेंशन के मामले में, वैल्यू के मामले में नहीं, ये डायमेंशन के मामले। तो a की जो डायमेंशन हो जाएगी वो v इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी वी स्क्वायर। आप जरा ध्यान से देखिए, a की डायमेंशन क्या हो गई, पी वी स्क्वायर। तो आपने देखा कैसे आपने निकाल लिया, मैंने डायमेंशन के मामले में लिखा है। ऐसे ही v माइनस बी, v और b आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन के मामले में v किसके बराबर हो गया, तो b के बराबर हो गया, यानी b v के बराबर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि a बाई बी स्क्वायर बताओ, a बाई बी स्क्वायर, तो आपको ये नहीं कि डायमेंशन लिखना है, सीधा फॉर्मूला ही लिख दो। a की वैल्यू क्या है, पी वी स्क्वायर अपॉन अपॉन बी स्क्वायर। बी का मतलब b बराबर है v के, तो v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर आपने काट दिया, आपने देखा, तो बचा क्या p, यानी a बाई बी स्क्वायर इक्वलेंट है किस चीज के, तो p के, डायमेंशनली इक्वल है p के। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। क्या करना है, सीधा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट लिख देना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके। ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, फिर इन दोनों वैल्यूज को रखा, सब्स्टिट्यूट किया, 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी स्टोरी है, 2024 2022 दोनों वक्त में आया हुआ, दोनों ही ईयर्स में आया हुआ है। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। ऐसे ही 24 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो फोर्स है उसका रिलेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर हाफ, यानी रूट टी है। आपको पूछा है कि एक्स अगर डिस्टेंस है और टी टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए बताओ। अब आप देखिए, ये इसके साथ जुड़ा है और ये इक्विवेलेंट है फोर्स के, इसका मतलब ये क्वांटिटी फोर्स के बराबर होगी। आई होप आपको समझ आया। ये जुड़ेंगे और ये दोनों फोर्स ही होंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट किसके हैं, फोर्स के, यानी कि ए एक्स स्क्वायर ठीक बराबर है किसके, फोर्स के। तो अगर बात ए की जाए तो आप कहोगे एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गई इसकी वैल्यू। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी छोड़ सकते हो, कल को हो सकता है वैल्यू डायरेक्ट कट जाए, या फिर आप यही डायमेंशन भी लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो डायमेंशन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के ऊपर -2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है, और ये एल स्क्वायर, इससे इसको काटोगे तो आ जाएगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये डायमेंशन किसकी हो गई, ए की। अगर सेपरेट इंडिविजुअल पूछा गया होता तो आप ए की डायमेंशन इससे निकाल सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके। अब यहां आ जाइए इस क्वेश्चन में, यहां आपके पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट बीटी को फोर्स के साथ लिंक करने की। तो जैसे आपने यहां लिख दिया बी अंडर रूट टी इज इक्वल टू, हाफ को मैं रूट लिख देता हूं, इज इक्वलेंट टू फोर्स। या तो आप इससे कंपेयर कर दो या तो आप इससे कंपेयर कर दो, बात सेम ही है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि डी इज इक्वल टू एफ बाई रूट टी लिख लिया, तो कल को जब इसका ए बाई बी स्क्वायर करना होगा तो मैं सीधा ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, ये वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए बाई बी स्क्वायर निकालना है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, सॉरी, बी स्क्वायर बाई ए, तो मैं बी स्क्वायर की जगह इसको स्क्वायर कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन टी। ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू एफ बाई रूट टी है, तो मैंने उसका स्क्वायर किया तो कितना आया, एफ स्क्वायर बाई टी, और ए की वैल्यू कितनी है, तो एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ अपॉन वाली चीज ऊपर आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब क्या होगा, एक एफ से एक एफ कट जाएगा, बचेगा सिंगल एफ, और एफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन टी। अब फाइनली एक बार आप डायमेंशन लिख दीजिए, एम एल टी पे -2 इंटू एल स्क्वायर और अपॉन टी। अब आप फाइनली देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका। आई होप आपको क्लियर है। इसको सुलझाएंगे तो हो जाएगा कितना, एम एल इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, एल की पावर क्यूब, और टी की पावर -2 है, ये ऊपर आकर के माइनस हो जाएगा तो -3। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको क्लियर है। अब आप देख सकते हैं एम एल 3 टी की पावर -3 ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन है यहाँ पे, तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि आप
जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही डायमेंशन रख दो, स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला बना लेना, फॉर्मूला कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाएगा तो फाइनल टाइम डायमेंशन लिख देना, या तो शुरू से ही लिखते चलना, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। बट आपने मेन क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में या तो इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे, या फिर डायरेक्ट भी इससे कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने देखा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन AIPMT में भी 2006 में देखा गया है। इसमें AT प्लस टी प्लस बी सी लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया ए बी सी के डायमेंशन। अब ध्यान से देखिए, टी प्लस सी जुड़ रहे हैं, यानी टी और सी आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब सी की डायरेक्ट डायमेंशन आपको पता लगी है टी। तो अगर आप इन्होंने पूछा ए बी सी रिस्पेक्टिवली बताओ, अब सी की डायमेंशन तो टी है, अब यहाँ टी है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली चेक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मतलब एक ही ऑप्शन से आपने सीधा निकाल लिया। क्यों? क्योंकि सी टी के साथ जुड़ रहा है, तो सी टी की डायमेंशन सेम होगी, तो लास्ट सी है तो लास्ट में टी होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक में है, तो एक ही ऑप्शन से ये चेक हो गया। तो हार्डली 5 सेकेंड में क्वेश्चन हो गया। आइए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा अलग लेवल की बात बताता हूं, अलग लेवल की। जैसे अभी तक तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये सीख लिया कि कोई दो चीजें जुड़ रही होंगी तो वो 100% एक दूसरे की डायमेंशन में होंगी। अब कई बार क्या होता है कि किसी किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट आ जाता है, ई टू द पावर लॉग आ जाता है, लॉग आ गया, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, मतलब ये तो पावर है किसी नंबर की, डायमेंशनलेस है। तो इनको आपको हमेशा डायमेंशनलेस कंसिडर करके चलना है, चाहे लॉग आ रहा हो चाहे एक्सपोनेंट आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यही देखिए, लिखा है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब अभी तक आपने एफिशिएंसी वर्ड पढ़ा नहीं है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन व्हाट, इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे मान लो वर्क डन है तो आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट से वर्क डन की यूनिट कटी, तो एफिशिएंसी हमेशा कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा यूनिटलेस। एफिशिएंसी ऑलवेज कैसी होती है, तो ध्यान रखेंगे एफिशिएंसी यूनिटलेस होती है। चलिए ठीक है। अब अगर एफिशिएंसी यूनिटलेस है और उसका फॉर्मूला अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब ये तो यूनिटलेस है, यानी अल्फा बीटा, अच्छा ये लॉग में है, ये जो लॉग ई टू द पावर बी एक्स अपॉन के टी लिखा हुआ है, आई होप आपको कितना समझ आ रहा है। यहां बता दूं, यहां लिखा हुआ है लॉग ई टू द पावर बीटा एक्स अपॉन के टी, अगर थोड़ी क्लियर ना दिख रही हो तो ये पूरा तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब अल्फा बीटा बाई साइन थीटा कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अल्फा बीटा ठीक बराबर है। अच्छा साइन थीटा, थीटा पहले से ही डायमेंशनलेस है, थीटा आर्क बाई रेडियस, या साइन है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यूनिट से यूनिट कटा, तो साइन हो कॉस हो टेन हो या नॉर्मल थीटा हो, वो तो पहले से ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अल्फा बीटा और ये डायमेंशनलेस है, यानी अल्फा बीटा क्या हो गया, डायमेंशनलेस, एक तरीके से डायमेंशनलेस कह सकते हो, डायमेंशनलेस। इसका मतलब जो अल्फा होगा, अगर इस बीटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो डायमेंशनलेस डिवाइड बाई बीटा, यानी जो अल्फा होगी क्या वो बीटा की पावर -1 के बराबर होगी, या जो बीटा होगा क्या वो अल्फा की पावर -1 डायमेंशन के मामले में, वैल्यू के मामले में नहीं, किसके मामले में, डायमेंशन के मामले में। डायमेंशन के मामले में अल्फा बीटा की पावर -1 के या बीटा अल्फा की पावर -1 के। तो ये चीज हमारे को इसको देखते ही पता लग चुका है, पहली चीज। अच्छा अल्फा और बीटा का आपस का रिलेशन आ गया, पर यहां एक और भी चीज है, अगर लॉग के आगे यानी ये वाली वैल्यू डायमेंशनलेस है, इसका मतलब यहां जो ऊपर की क्वांटिटी है और जो नीचे की क्वांटिटी है वो आपस में बराबर होकर एक दूसरे की डायमेंशन को काटेंगी, तभी तो ये एंटायर क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो सकती है। ऐसे ही ई की पावर भी समथिंग हो तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी को काट देगी, तो ये जो डिडक्शन है इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर ये इसकी डायमेंशन को काट लेगी तभी ई की पावर या लॉग डायमेंशनलेस बनेगा, तो काटने का मतलब बराबर, यानी बीटा एक्स ठीक बराबर हुआ के टाइम्स ऑफ टी के, यानी अगर बीटा की डायमेंशन देखें तो हो जाएगा के टाइम्स ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स, ये ध्यान रखना है, जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब यहां एक नई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, तो जब आप यहां तक पहुंचोगे तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन पता होगी, या अपने मॉड्यूल में देख भी सकते हो। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब भी
हम लोग बीटा को निकालने जाएंगे तो हमें इन तीनों की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन लिखूं तो ये होता है एम एल स्क्वायर टी पे -2 और के पे -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन है, आपको भी प्रैक्टिस के साथ ये ध्यान हो जाएगी। अब इसके साथ टी आ रहा है, टी का मतलब टेम्परेचर, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे केल्विन के से इसके लिए, और डिवाइड बाई एक्स की यूनिट हो जाएगी एल। तो अगर के से के, ये -1 है ये +1 है, तो क्या के से के कट सकता है? ऐसे ही एक एल से एक एल कट जाएगा, तो बीटा की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एम एल टी फिर -2, यानी इक्वल टू फोर्स, यानी ये फोर्स के बराबर हो गई। एक तरीके से जो देख करके लग रहा है वो ये लग रहा है कि बीटा किस चीज के इक्वल है, एम एल टी के ऊपर -2 है, और इसका इनवर्स अल्फा है। अब हमें सारी चीजें पता लग गई हैं जो जो इस इक्वेशन से हमें दिख रहा था। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में से इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें से पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज द फोर्स, डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज द फोर्स। यहां हमने देखा है बीटा की डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ऐसे लिखा है डायमेंशन ऑफ अल्फा टू द पावर -1 इंटू एक्स, अल्फा टू द पावर -1 बीटा के बराबर है, बीटा फोर्स के बराबर है, और फोर्स इंटू एक्स यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है, एनर्जी होती है, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ नीटा टू पावर 1 साइन थीटा इज सेम एज अल्फा बीटा, तो बिल्कुल तो सीधा फॉर्मूले में ही दिख रहा है कि ये ईटा है, ईटा इंटू साइन थीटा अल्फा बीटा के बराबर है। आपने देखा अल्फा बीटा, ये अगर इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा तो दोनों की डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे आई, लिखा है डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज बीटा, नहीं, अल्फा का इनवर्स बीटा के बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, जो कि हमें साफ साफ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। तो हमारे को डी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे को ये मिल गया। तो आई होप कि लॉगरिदमिक के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में अगर कोई चीज आती है तो आपको उसको भी कैसे डील करना है आपको पता होना चाहिए। एक और इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसको भी मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि उसमें भी थोड़ा अजीब सा दिखता है। जैसे यहां वर्कडन की वैल्यू लिखी है अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर -x² अपॉन अल्फा के टी, फिर से वही बोल्ट्जमैन का आ गया। अब पूछा है कि देन डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, यानी बीटा की डायमेंशन इन लोगों ने पूछी है। अब आप देखिए ये पूरी क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस माननी है क्योंकि ई की पावर में है, यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं वर्कडन के बराबर हो गया। तो बीटा जो होगा क्या वो अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू अपॉन अल्फा के इक्वल होगा, यस और नो? तो अगर कल को आपको बीटा निकालना है तो आपको क्या करना है, रूट ऑफ डब्ल्यू अपॉन अल्फा लेना है। वर्कडन हमें पता है एम एल स्क्वायर टी पे -2, अल्फा नहीं पता, अल्फा में निकालना है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही आसान है। इससे अगर e की पावर समथिंग डायमेंशनलेस है, यानी इसकी जो पावर है वो एक दूसरे की डायमेंशन को काट रही होंगी, काटने का मतलब जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है क्या वो अल्फा के टी के बराबर होगी, यानी जो अल्फा होगा क्या वो एक्स स्क्वायर अपॉन के टी के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होती है, एल स्क्वायर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अभी बताया एम एल स्क्वायर टी पे -2 के पर -1 और इंटू के किसका, इसका। तो इससे तो ये वाले भाई साहब गए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर वाले भाई साहब गए, यस और नो? तो बचा क्या, तो आंसर इज एम की पावर -1 ये ऊपर जा करके और टी की पावर 2, ये हो गया किसकी, अल्फा की डायमेंशन। तो आई होप आपको अल्फा की डायमेंशन क्लियर हो गई। अगर ये अल्फा की डायमेंशन क्लियर हो गई तो इसको यहां रख सकते हैं रूट में, यानी कि बीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -2 वर्कडन का, और ये हो जाएगा m की पावर -1 और इंटू टी का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा, नहीं m स्क्वायर, एल स्क्वायर तो था ही पहले से, और t की पावर -2 और -2, तो t की पावर ये स्क्वायर है और ये -2 है, तो नीचे आ जाएगा तो t की पावर -4 लिखा जा सकता है। और अगर रूट हटाएंगे तो जहां जहां स्क्वायर है वहां 1 बाहर आ जाएगा, तो अगर आप रूट हटाओगे तो m स्क्वायर बाहर आया तो m के साथ, l स्क्वायर बाहर आया तो l के साथ, और t की पावर -4 आया -2 के साथ। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। क्या ऐसा ऑप्शन में है, एम एल टी पे -2, एम एल टी पे -2 पहला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, एम एल टी के ऊपर -2।
तो आई होप आपको समझ आया। एक लॉग का एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल लिया, कैसे एक दूसरे की पावर को काटना है, यहां e की पावर समथिंग में है। आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली। तो ये पूरा एग्जाम्पल था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड। आई होप आपको क्लियर है। अब लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लूं और इस लेक्चर को ओवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब अभी तक आप डायमेंशन से काफी कुछ सीख चुके हो, काफी सारी बातें कि डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करने में, चेक करने में, यूनिट कन्वर्जन में हेल्प करता है हमारी। लेकिन हर जगह, हर सिनेरियो में फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकता। ये कहां कहां क्या क्या लिमिटेशन है, कॉमनली ये 4 से 5 लिमिटेशंस देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं वो डायमेंशन यही है कि ऐसी सेम क्वांटिटीज, जैसे फिजिक्स में 2 क्वांटिटीज हैं, एक तो वर्क और एक टॉर्क। अब दोनों की डायमेंशन सेम है, इसकी भी ml स्क्वायर टी पे -2 और इसकी भी ml स्क्वायर टी पे -2। अब डायमेंशन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस तो केवल डायमेंशन देखता है, डायमेंशन सेम है, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों आ रहे हो नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है कि ऐसी 2 क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो उसको डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। सेकेंड एप्लीकेशन की डायमेंशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकता। जैसे आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया, t इज k l/g, और k की वैल्यू बाद में हमने बता दी कि एनालिटिकल मेथड से 2π√l/g है। अब ये डायमेंशन वाले भाई साहब इस 2π को नहीं बता सकते, ये तो सिर्फ डायमेंशन से फॉर्मूला बता सकते हैं, मेन वैल्यूज हैं उसका क्या पावर चल रही है, लेकिन एग्जैक्ट कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो डायमेंशन नहीं बता सकता, यानी कैन नॉट प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट कांस्टेंट नहीं बता सकता। अब एक और लिमिटेशन, जब आप डायमेंशन से कोई फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो तो ऐसे टर्म्स नहीं कर सकते जिसमें 2 टर्म्स का कॉन्जुगेशन आ रहा है। ये उस वक्त भी मैंने बताया था कि कोई टर्म है s = ut + ½ ut²। अब डायमेंशन में तरीका ऐसा नहीं है कि बीच में प्लस वाले टर्म को भी प्रूफ किया जा सके, वो सीधा सीधा काम करता है प्रोपोर्शनैलिटी में, a पावर b, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, मल्टीप्लाई में सारे टर्म्स कंसीडर करता है। बीच में कोई टर्म आ गया, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म आ रहा हो एडिशन में, उसको डायमेंशन प्रूफ नहीं कर सकता। जैसे ये वाला रिलेशन, इसको डायमेंशन प्रूफ नहीं कर सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई मल्टी एक्सप्रेशनल वाले स्टेटमेंट को डायमेंशन प्रूफ नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी हैं कि जैसे डायमेंशन में अगर आप देखोगे 3 से ज्यादा जब डिपेंडेंट क्वांटिटी आ जाती है, कि कोई चीज 3 से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करता हो, तो कई बार निकालने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जनरलाइज क्या होता है, 2 से 3 इक्वेशन आप बना पाते हो। जैसे 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल हैं तो 4 इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन बनेगी कैसे? तो इसीलिए जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाते हैं तो डायमेंशन उसमें काम नहीं करता। इसका आपको ध्यान रखना है, और खासकर उनको भी नहीं कर सकता जिसमें मान लो 3 ही हैं लेकिन 3 में से कोई 2 कॉमन है, वो तो पहला वाला मैंने कर ही दिया कि 2 कॉमन आ गए तो उनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये 4th वन है कि कैन नॉट डिराइव प्रॉपरली इफ क्वांटिटीज हैज मोर देन 3 वेरिएबल नंबर्स। हाँ, डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड की राइट साइड मैच कर रही है नहीं, वो 3 से ज्यादा हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन डिराइव नहीं कर सकते, डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो 5th में भी लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो थ्योरेटिकली डिराइव करना या कुछ कॉन्सेप्चुअल फार्मूला वाली चीजें डिराइव करने में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको किसी और मेथड से डिराइव किया गया है, तो उनको आप कई बार नहीं यूज कर सकते। तो मेनली क्या क्या आपने सीखा, डायमेंशन कि मोर देन वन एक्सप्रेशन को नहीं कर सकता, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल नहीं सकता, ऐसी 2 प्रॉब्लम्स, ऐसी 2 क्वांटिटीज जिनकी सेम डायमेंशन है उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर दे सकता, मोर देन 3 क्वांटिटीज अगर हैं तो उनको इससे नहीं निकाला जा सकता, किसी स्पेशल मेथड से जो डेराइव किया गया है उनको ये डेराइव्ड रिलेशंस को डायमेंशन के थ्रू ऑप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कैलकुलस से कोई फॉर्मूला डेराइव किया या कोई और मेथड से, तो उसको डायमेंशनली डेराइव करना टिपिकल होता है, उससे नहीं किया जा सकता। तो स्पेशल कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को, तो ये ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन थी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। मैंने कोशिश करी कि जो जो चीज़ें इसमें थी 4-5 पार्ट वो कराया जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने करे। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मोर ओवर आपको
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सीरियस लेना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं उनको लगाना है। तो ये रहा डायमेंशन एनालिसिस का एंड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एरर करेंगे इस चैप्टर में, डायमेंशन एरर। ये दो मेजर टॉपिक्स हैं, साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स भी आपको सीखनी होगी, जो प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन इसी चैप्टर में काउंट किए जाते हैं, तो उसको भी देखेंगे। खैर फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताएं।